ये जो आजकल संकट की बात जब आती है तो इंसान मृत्यु को सबसे पहले आगे रखता है। उसके दिमाग में ट्रीटमेंट नहीं जाता है और चीज़ें नहीं जाती, बस मृत्यु का भय होना आप कहते हैं नैसर्गिक भी है, लेकिन फिर उसके बाद उसका इतना ज़्यादा भय आता है कि अगर किसी को बीमारी तो अपनी जगह है, जैसे किसी को कैंसर हो जाए, किसी को कोई और बीमारी हो जाए, तो वो ऐसे सोचता है जैसे जीवन का था, जबकि हर चीज़ का ट्रीटमेंट भी है, हर चीज़ के एक्सपेरिमेंट भी है। और बहुत सारे लोग बिना ट्रीटमेंट के भी जैसे किसी चीज़ से इन्फेक्ट होते हैं और धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। तो कोई ये नियम नहीं है कि जो आदमी को कुछ हो गया तो वो हमेशा डेथ पे ही चला जाएगा। बिल्कुल। और इस तरह के हम लोगों ने जीवन में रोजमर्रा में अगर देखें तो ऐसे एक्सेप्शंस हम लोगों को दिखते हैं। हर चीज़ का एक्सेप्शन दिखता है। देखिए अभी क्या है कि मान लीजिए आजकल की सिचुएशन को अगर हम देखें, जो पैंडेमिक की एक सिचुएशन है और लोग उससे भयभीत हैं, तो इस पे मैंने बात कही भी थी पहले कि जो डेटा बताता है मौत का, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, बीमारियों से नहीं मारे जाते। लेकिन तो क्या सड़क पे निकलना आदमी बंद कर देता है? फिर भी निकलता है, क्योंकि वो जो चीज़ है ना उसको वो अलग तरह से देखता है कि अरे भाई ज़रूरी नहीं मेरे साथ हो। तो लेकिन कोई नई चीज़ आती है तो नई बीमारी या तो कुछ दिन तक उसका पैनिक रहता है। कुछ दिन में मुझे लगता है अगर बीमारी चलती रहे तो फिर लोग यूज्ड हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट की तरह। हाँ बिल्कुल लोग। और दूसरी एक और चीज़ हमको लगता है कि भय की भी एक सीमा आती है, जब उस सीमा तक आदमी खींचता है कि वो डरता है और प्रिकॉशन लेता है। लेकिन अगर वो चीज़ रोजमर्रा में ही आ गई आपको लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में वो कब तक डरेगा? तो आई थिंक ये नेचुरल कुछ आता होगा कि आदमी का डर फिर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बिल्कुल चला जाता है। और अनएक्सपेक्टेड इंसान के जो रिएक्शन होते हैं, एक तो देखिए बात ये स्पष्ट है, मैंने हमेशा कही कि मृत्यु का भय नेचुरल है, नैसर्गिक है। तो जो ये मैकेनिज्म है बॉडी माइंड का, सर्वाइव करना चाहता है, तो उसके लिए वो हर तरह से अपने प्रयास करता है मैकेनिज्म। लेकिन फिर जो दूसरा भय आता है जिससे व्यक्ति परेशान होता है, मानसिक भय। तो मानसिक भय में जो सबसे विचित्र सी चीज़ है वो है अनुमान करने का भय, स्पेकुलेशन का फियर। और इस पर मैंने देखा है कि सिचुएशन के सामने होना और सिचुएशन की कल्पना करने में, दोनों में भय का बड़ा अंतर है। जब सिचुएशन के सामने आप होते हैं तो जरूरी नहीं आप बहुत भयभीत हों, लेकिन जब सिचुएशन का आप अनुमान करते हैं तो ज़्यादा भयभीत होते हैं। तो सिनेरियो जब हमको बहुत उसका दिखता है भय का, तो ये होता है कि लोग अनुमान में ज़्यादा जी रहे होते हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, और ऐसा अगर मेरे साथ हुआ या उसके साथ हुआ। लेकिन जब होगा, वो सिचुएशन होगी, तब आप उस पर क्या रिएक्ट करेंगे ये आपको नहीं पता। फिर वही आएगा नेचुरल रिस्पॉन्स, नैसर्गिक प्रतिक्रिया, कि सर्वाइव करने के लिए आप कुछ नेचुरल रिस्पॉन्स करेंगे, और वो क्या होगा ये तो वो मोमेंट ही बताएगा। हाँ, और ये भी देखने में आता है कि आदमी भय में और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर लेता है। वो तो है, भय से ही तो समस्या बड़ी हो जाती है ना। सामान्य इसीलिए देखिए कोई भी संकट हो, मैं तो हमेशा उसमें एक सिल्वर लाइन ये देखता हूँ कि स्पिरिचुअल विजडम के लिए एक बड़ा स्कोप तैयार हो जाता है। जो भी स्पिरिचुअल विजडम है एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक, वो हमेशा यही कहती है कि आप सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है शांति, आप शांत होइए। अब शांत होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब पूरे दर्शन हैं, कि आप स्वीकार में जाएंगे, आप अहिंसा में जाएंगे, आप अपरिग्रह में जाएंगे, जितनी भी बातें कही जा सकती हैं मोराले जो सारे मास्टर्स ने कही होंगी, तो उनका एंड रिजल्ट होगा आपकी शांति। शांति आई तो आपका जो शरीर और मन है वो बड़ा सशक्त होता है। शांत व्यक्ति का जो होना है उसका वो होगा। लेकिन जो भय में घिर गया माइंड है, फियरफुल माइंड है, तो उसके रिएक्शन भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कई बार तो देखिए देखा गया कि आदमी बहुत ज़्यादा भय में चला जाए तो उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, इवन उसका जो मस्कुलर रिस्पांस है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तमाम चीज़ें उसकी कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, यानी कि वो कमज़ोर हो जाती हैं।
साइकोसोमेटिक एकदम से डर है तो मन में डर है, कांपने लगा, और शरीर में केमिकल और हार्मोन भी जो है वो निकलने लगते हैं। जैसे कहते हैं कि कार्टिसोल सक्रिय हो जाता है जो स्ट्रेस को बढ़ाता है, एड्रेनालिन जो और तनाव दबाव को बढ़ाता है। तो ये सब जो बॉडी का केमिकल रिएक्शन है वो भी बदल जाता है। तो और फिर वो चेन रिएक्शन शुरू हुआ, फिर उसने आपको स्ट्रेस में डाला, फिर स्ट्रेस ने आपके अंदर कोई और चीज़ डाली। तो जो स्वाभाविक रूप से चीज़ें आप कर सकते थे वो भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके दूसरे आप देखिए, आप शांत हैं, आपने स्वीकार किया चीज़ को कि ठीक है जो है सो है, कोई बात नहीं, विवेक पूर्वक जो हमसे संभव होगा हम उस चीज़ को करेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्खता पूर्वक इंसान चले, विवेक पूर्वक चलिए लेकिन शांति से, तो हमारी बॉडी सशक्त ढंग से अपनी प्रतिक्रिया करेगी। तो जो केमिकल रिएक्शन भी होगा बहुत सशक्त होगा। ये तो आप इंडिविजुअल के लिए कह रहे हैं, बट सपोजिंग कलेक्टिव फियर है इस समय जन संसार में हर जगह, मतलब लोग बैठ, तो क्या होता है कि कभी कभी आप शांत हैं लेकिन आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या न्यूज़ चैनल चलिए आप बंद कर दें, लेकिन आपके नियर एंड डियर वंस, आजकल तो छोटी सी जगह में तो कोई सीमित नहीं है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के लोग हैं, आप उनसे बात करते हैं तो यू डू गेट अफेक्ट। तो उनसे मतलब आप तो शांत हैं, आपको पता है आप जो भी मैनेज करना है आप करोगे, लेकिन फिर आप दूसरे लोगों की परेशानी जान रहे हो, तो क्योंकि हम कलेक्टिव, और दूसरे लोगों माने आप बात तो एक से कर रहे हो, पर वो जो इन्फॉर्मेशन या जो वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो तो कलेक्टिव आ रही है। अब इस समय जैसे कलेक्टिव फियर है, तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल का शांत होना थोड़ा सा मुझको लगता है कि इतना ईजी नहीं होता है। कलेक्टिव का दबाव तो देखिए बेशक रहेगा, लेकिन शांत तो इंडिविजुअल को ही होना पड़ेगा, और इंडिविजुअल एफर्ट से ही चेंज भी आएगा। यानी कलेक्टिव भी तो इंडिविजुअल को जोड़कर बना है। तो ऐसे में कुछ लोगों की जो भी समझदार हैं उनकी जिम्मेदारी यही बनती है कि वो उस शांति को भी ऐड करते चलें, यानी उसकी भी कलेक्टिव एनर्जी पैदा करें, तो वही उसको इनकाउंटर भी करेगी। यानी उसका जो एंटीडोट है कलेक्टिव एनर्जी का, तो जो एक फियर की या निगेटिविटी की हावी हो गई, तो उसमें कुछ शांति वाले लोग भी उसमें ऐड करेंगे तो चीज़ें आगे जाएंगी। तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो, कोशिश यही करनी चाहिए कि इंडिविजुअली हम तो कम से कम उसमें अपना जो परसेंटेज है वो ऐड कर दें शांति का, जितना संभव हो सकता है। तो तुरंत हो सकता है फ़र्क ना पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। और देखिए रिसर्चेज में पहले भी ये चीज़ आई है सामने, जिसमें सच्चाई भी है कि बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह भी तभी ज़्यादा फैलते हैं जब इंसान मेंटली बहुत वीक होता है। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं तो आपको इन्फेक्शन भी नहीं कैच करते। हमारे आसपास ही देखिए कुछ लोग हैं, इवन मेरी ही बॉडी फ्लू और कोल्ड उसको लेकर रिसेप्टिव है। अब हो सकता है बचपन से मेरी कुछ ऐसी कंडीशनिंग डेवलप हो गई हो जो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने शायद मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को कि मुझे कैच कर जाती है चीज़, तो मुझे ऑलमोस्ट अक्सर कैच कर जाएगी। और फिर उससे आप इफेक्टेड भी नहीं है बिकॉज़ आप यूज्ड टू हो गए तो हमारे लिए, लेकिन वो कंडीशनिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि इवन मेरी बॉडी में भी आ रही है तो वो आउट ऑफ कंडीशनिंग है, क्योंकि कभी किसी मुकाम पर वो माइंड ने प्रोग्राम कर लिया है कि पकड़ता है, भाई कोल्ड होता है तो पकड़ जाता है। और एक आध लोग मेरे ही क्लोज लोग हैं नियर डियर, उनके दिमाग में प्रोग्रामिंग पड़ी है कि नहीं मुझे तो पकड़ता ही नहीं है, मुझे तो कोई फ्लू नहीं पकड़ता या कोल्ड, और वो कहेंगे आप ही को पकड़ता है जब देखिए। और ये रियलिटी है कि उनको बहुत कम पकड़ता है, बहुत कम पकड़ता है, कभी कभार रेयर केसेस में। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग का तो रोल है ही है हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स में। हाँ, पकड़ने का भी आप कह रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि इंडिविजुअल की बॉडी का अपना टाइप भी तो होगा। टाइप भी होता है, बिल्कुल। मतलब ये भी हो सकता है कि नॉट दैट खाली साइकोसोमैटिक ही, ये भी हो सकता है कि किसी की बॉडी ज्यादा ससेप्टेबल है। मतलब हर के बॉडी स्ट्रक्चर अपना अपना होता है। जैसे मेरे में है कि बॉडी पेन मैं ऐसे ही लेती हूँ जैसे ये कोई खास बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से बचपन से इस पेन में मैं तो जीती आई हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि ये पेन है। जब वो कुछ उसकी एक सर्टेन मात्रा बढ़ती है तब हम उसको बॉडी पेन क्लासिफाई करते हैं, लेकिन एक सर्टेन नेचुरल पेन जो है वो हमारे साथ चलता है। तो हो सकता है आपका ऐसे सर्दी जुकाम का आपका जो है
वो हो सकता है कि बिल्कुल, कुछ ऐसा है बॉडी का टाइप भी रहता है। आप तो हमने देखा है, इतना माइंड तो नहीं करते हैं, नहीं, बॉडी का टाइप ही होता है, ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन बॉडी का टाइप ही होता है। देखिए हमारा कोई काम तो रुकता नहीं, हमारे डिस्कोर्सेज नहीं रुकते, मेडिटेशन नहीं रुकते, सब चलते रहते हैं। और उसमें भी देखिए बॉडी और माइंड का मैनेजमेंट ये होता है कि हमको 1 घंटे बोलना है, उस समय 1 घंटे बोल लेते हैं, जबकि उसके पहले मुझे लगता है कि गला मेरा ऐसा है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर बॉडी कोऑपरेट करती है, 1 घंटे बोल लेते हैं, 2 घंटे बोल लेते हैं। तो ये सब क्या है ना कि बॉडी का टाइप भी हो सकता है, और हमारे जो प्रोग्रामिंग है उससे कोई भी बचता नहीं है। अब हम कैसे उसको फोकस करते हैं, बस ये सारा मसला है। मैं ये एक और बात की, जिस फियर की बात बोलने शुरू की थी, इस फियर को एक तो जैसे आप कहते हैं कि मेडिटेशन से उसको आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो आपका फियर जा सकता है, लेकिन क्या इसमें थिंकिंग का कोई रोल नहीं है? थिंकिंग का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थिंकिंग का रोल तो है, लेकिन बट थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। तो देखिए थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर, वो तो बेशक सही है, लेकिन हमारे पास भी तो बहुत सारे थॉट पे फोकस करने का एक विकल्प है। नेचर ने हमको वो भी दिया हुआ है, थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए इस समय क्या है, अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में कलेक्टिव थॉट बह रहे हैं तो वो तो बहते हुए आएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास एक मैकेनिज्म ये भी मिला हुआ है कि हम कुछ थॉट्स पे फोकस डाल सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ पे नहीं डाल सकते। और यही मेडिटेशन की या अवेयरनेस की प्रैक्टिस भी है मुझे लगता है। तो थिंकिंग का रोल निगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग की तरह से नहीं है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग निगेटिव थिंकिंग करिए। जो बहुत सारे बंडल ऑफ थॉट्स हमारे अंदर चले आ रहे हैं, हम ये देख सकते हैं कि हम किसको हाईलाइट करें और किसको हाईलाइट ना करें। ये एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी डैमेजिंग चीज़ें आ रही हैं, तो ठीक है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, और अच्छी बातें हैं तो उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर क्या है, बोलते समय थॉट में तो नियंत्रण नहीं है आदमी का, लेकिन बोलते समय तो बेशक उसका बहुत सारा नियंत्रण है। तो मुझे लगता है कि जब मुंह से बात निकालें तो अच्छी बात निकालें, लविंग, पीसफुल, फियर कम करने वाली बात निकालें। तो अगर सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं तो फिर दूसरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी कि बोले हुए से जो थॉट पैदा होगा वो थोड़ा शांति वाला। अभी क्या है, हर आदमी भय की बातें बोल रहा है, लिख रहा है, तो वो घूमने लगता है लगातार। इवन उस सब के बीच भी हम चुन सकते हैं ये कि अवेयरनेस तो देखिए ऑलवेज चॉइसलेस है, क्योंकि वो तो चॉइसलेसली सब चीज़ें हैपनिंग में आ रही, लेकिन बोलते और लिखते समय ये डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म सभी के पास है कि आप चुन सकते हैं कि आप किस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। मतलब हम अपनी चीज़ों को सेलेक्ट कर, और वो भी साधना है मैं समझता हूँ। और कोई संकट का टाइम हो तो यही स्पिरिचुअली बड़ा ही बेनिफिशियल टाइम ये होता है कि अब आप यही साधना करिए कि आप क्या चुनाव करेंगे, अपने विकल्पों पर आप काम करिए, अपनी वाणी पर काम करिए, अपने शब्दों पर काम करिए, और जितना संभव हो उतना चीज़ों को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करिए, अच्छा बनाने की कोशिश करिए। तो ये घुमा फिरा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साधना के सभी के पास आ जाती है। नहीं तो इंसान बोलते समय भी नहीं सोचता। अभी हम बोलें तो हम ऐसी बात भी बोल सकते हैं कि इंसान के अंदर थोड़ी ताकत आए, थोड़ा हौसला पैदा हो, उसके अंदर एक शक्ति का संचार हो। और हम ऐसी बातें भी बोल सकते हैं कि एकदम से उसके हाथ पैर और छूट जाएं, वो और परेशान हो जाए। तो हर इंसान अगर इसको भी अपनी जिम्मेदारी समझता है कि हमारा एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, एज ए सीकर, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी फेलो ट्रेवलर है, हमारे सहयात्री हैं, उनके अंदर हम शक्ति संचार करने वाली बातें करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि उनको कमज़ोर बनाने वाली। ये तो चुनाव हो सकता है। एक और बात मतलब दिमाग में चल रही है आजकल, इस सब के चलते बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि नेचुरली सबको बचने की इच्छा है, ये है, लेकिन हमें लगता है कि मौत तो सबको आनी ही है। तो इतना ज़्यादा मतलब किसी का हो सकता है यही एक बहाना बन जाए, मतलब ये बहाना ही है, आना तो मौत को है ही है। तो मेरा मतलब है कि आगे आएगी कभी तो आएगी, तो वो है ही है।
तो एक ये एक्सेप्टेंस भी कि मृत्यु तो जब आनी है तभी आएगी, और अगर मेरी अभी मृत्यु नहीं है तो नहीं होगी, नहीं है। तो ये चीज भी हमारे ख्याल से एक्सेप्टेंस भी एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल, इसको तो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, जिसके दिमाग में देखिए ये बात बैठ गई है ना, वो भयभीत नहीं होता कि अगर उसको ये पता है कि जो होना है वही होगा, हो है सोई जो राम रचि रखा, तो वो खुश है कि ठीक है, जब जाना होगा तो चले जाएंगे, नहीं जाना होगा तो कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हमारे कोई कुछ भी है, कुछ भी हो, नहीं जाना है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग देखिए, कैंसर, और कोई बहाना बनेगा तो कोई न कोई बहाना बनेगा। और अभी भी देखिए जो कंडीशन जैसे इस पेंडेमिक में है कि लोग ठीक भी हो ही रहे हैं, ऐसा थोड़े कि जिसको हुआ वो मर ही जा रहा है, ठीक भी हो रहे हैं, तो बहाना बनेगा। तो एक्सेप्टेंस ये ही उसको कूल करेगी कि भाई देखो जब जाना है तभी जाएंगे। लेकिन इसमें स्पिरिचुअल विजडम क्या है, मैं जिस बात को हमेशा बोलते चला आया हूँ, अब उसने एक तरह से दबाव बना दिया है कि आप ऐसी जिंदगी ही जिए, अदरवाइज आदमी उसको फिलॉसफी की तरह सुन लेता था। मैंने, आप जानती हैं, हमेशा ये बात बोली कि रोज ऐसे जीना चाहिए जैसे आखिरी दिन है। ये अवेयरनेस और ये इंटेंसिटी होनी चाहिए कि आखिरी दिन है, कल सुबह होगी तो देखा जाए, कोई गारंटी नहीं। ये अपने दिमाग को प्रोग्राम कर देना चाहिए कि आप सोने जा रहे हैं तो हर चीज इस तरह से स्विच ऑफ करिए कि अब सुबह नहीं होगी, और सो जाइए। आपको कभी नींद की समस्या भी नहीं होगी क्योंकि जो कोई चिंता ही नहीं, आपने मोबाइल, कंप्यूटर और घर सब इस तरह से बंद किया कि सुबह नहीं होगी, आखिरी रात है। और जब सुबह हो जाए तो खुशी मनाइए, ग्रेटिट्यूड पे करिए एग्जिस्टेंस को कि फिर एक दिन मिला, फिर मौका मिला, थोड़ा जॉय। अभी क्या टेकन फॉर ग्रांटेड, सुबह उठ गए तो आदमी ऐसे रोता बिसूरता हुआ उठता है जैसे कि भाई ये तो तुमको मिलना ही था, और बाकी चीज़ों की शिकायत है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अब बादल छाए हैं, धूप नहीं निकली, ज़्यादा तेज़ धूप निकल आई, ये बाकी सब चीज़ें इमैटेरियल हैं। सबसे खुशी की बात है सुबह तुम्हारी आँख खुल गई, मैकेनिज्म एग्जिस्टेंस ने तुम्हारा एक्टिवेट कर दिया, आँख खुल गई। तो सबसे पहला काम सुबह उठ के इंसान को वही प्रेयर है। प्रेयर कुछ और नहीं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल चढ़ाना। रियल प्रेयर मैं समझता हूँ वही, जब सुबह आँख खुले तो इंसान को थोड़ी देर बैठ के अपनी मेडिटेटिवनेस में जाना चाहिए, और जो भी एग्जिस्टेंस है, या उसको परमात्मा कहे या अस्तित्व कहे, टोटलिटी कहे, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि चलो आज फिर आँख खुली, आज का एक दिन और मिला। बस थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट बस इस फील में बिताए, और उसके दिन भर के लिए उसको एनर्जाइज रखेगा। फिर एक दिन एक गिफ्ट की तरह हुआ कि आप उसको गिफ्ट को फिर पूरी अच्छे से जीते हैं, और जब रात में आप सोने जाएं तो फिर द एंड खत्म। अब इस सिचुएशन ने देखिए वही हालात ला दिए कि आपको पता ही नहीं कल क्या होगा, तो और जो इन्फेक्टेड हो गया होगा उसके लिए तो वही सिचुएशन है। भाई इन्फेक्टेड व्यक्ति का आप देखिए कोई ट्रीटमेंट तो हो नहीं रहा, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, सब वॉच कर रहे हैं क्या सिम्टम जा रहे हैं, क्या सिम्टम जा रहे हैं। तो इन्फेक्टेड व्यक्ति के लिए तो पक्की ही बात हो गई कि भाई हो सकता है कल को आप निकल जाएं, हो सकता है कल को आप ना निकलें। तो क्या करेंगे आप, एक एक दिन को वैसे जिए अच्छे से, और जो नहीं इन्फेक्टेड है वो भी ऐसे जी सकते हैं। तो ये बात जो इतने दिनों से चलती आ रही थी, पहले भी लोगों ने बोली, मैं तो हमेशा इस बात को बोलता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ इसको एटीट्यूड में डाल लेना चाहिए इंसान को। जो ये एटीट्यूड में डाल लेता है वो जीवन में कभी परेशान नहीं होता। फिर हम जो काम करते हैं कंप्लीट करते हैं, अच्छे से करते हैं, और हमारा हर काम पूरा है, हर काम टोटल है, हम कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ते। किसी से बात बोलते हैं तो पूरी बोलते हैं, कोई काम करते हैं तो पूरा करते हैं, खाना खाते हैं तो पूरी इंटेंसिटी से। फिर क्या चिंता है, फिर किसी कोई भय ही नहीं है। आपने जो ये लास्ट में कहा, ये तो हर चीज का सोल्यूशन, हर चीज का सोल्यूशन, एवरीथिंग सोल्यूशन। टुडे इज द लास्ट डे, टुडे इज द लास्ट डे। बस फिर तो कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। और धर्मों ने देखिए भय पर ही हवा दी है कि जो प्रार्थनाएं हैं वो उनके अजीबोगरीब हैं, जबकि रियल प्रेयर, मेरा यही कहना है कि रियल प्रेयर है कि सुबह आप जिंदा मिले, इस बात का ग्रेटिट्यूड। हमारे पास क्या ग्रेटिट्यूड है, हम तो हमेशा जिंदगी मिली और ऐसे जी रहे हैं कि, और जो प्रार्थना है वो भी कमोबेश शिकायतें ही हैं, शिकायतें हैं, या फिर कुछ इच्छाएं हैं कि ये कर दो, ये ठीक कर दो, वो कर दो। अरे ठीक तो बाद में होगा, पहले तो जिंदा मिले ना सुबह, ये कितनी बड़ी बात है। तो एक ये प्रेयरफुलनेस
जो ग्रेटिट्यूड की है, और दूसरा मेडिटेटिवनेस ये है कि जो काम कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट, ना कोई आपसे शिकवा ना शिकायत। क्या शिकवा शिकायत, कल मिले ना मिले। अब शिकवा शिकायत तो तब है कि दुश्मनी कल निभाएंगे, और निभानी तो अभी की अभी निभाई हमने कि भाई देखिए ये चीज़ हमको ठीक नहीं लगी आपकी, आपने कहा अच्छा क्यों ठीक नहीं लगी, बात क्लियर हो गई, अभी की अभी ख़त्म हो गई। लेकिन अभी हमने उसको पोस्टपोन किया कि कल बताएंगे, तो कल आएगा तब ना बताएंगे, कल आएगा तब बताएंगे, और कल तक वही विचार खींचेंगे करके बोझा भी लेके चल रहे हैं, वही विचार। तो बच्चों की तरह थोड़ा हो जाए कि अभी की अभी बात आई, अभी की अभी ख़त्म, हर चीज़ पूरी। तो ऐसे आदमी को कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी पूरी जी है, पूरी ज़िंदगी, और उसको क्या फ़र्क पड़ता है जो है आज की। मुझे मृत्यु का एक्सेप्टेंस वाली बात, मृत्यु का एक्सेप्टेंस आज की तारीख तक वो कंप्लीट है। भी मैंने तो इस पे देखिए बोला था सीरीज, फिर मैंने पूरी नहीं करी। कठोपनिषद भारत में इतना जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो उसने मृत्यु को ही तो गुरु की तरह से प्रदर्शित किया। भाई उनके नचिकेता के पिता ने उनको कहा तुम जाओ मृत्यु के पास, यानी कि मर जाओ। उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद वो चला गया। इसी पे पूरी कठोपनिषद है। फिर वो पूछता है कि भाई अब आ ही गए हैं तो बताइए क्यों, आप कुछ आगे बताइए, इसमें क्या है, ऐसा क्या है। तो कहते मृत्यु भी परेशान होती है, कहती तुम ये वर मांग लो, ये वर मांग लो, हमको छोड़ो, ये सब ज्ञान मत पूछो हमसे। वो पूछता चला जाता, तो उस पर खड़ी हुई कठोपनिषद। तो मृत्यु के एक्सेप्टेंस के बाद ही रियल जो नॉलेज है, नोइंग है, वो पैदा होती है। तो भारत ने हमेशा ही कहा है, तो जो मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेता है वही देखा जाए जीवन मुक्त भी है, वही इनलाइटेंड भी है, वही ज्ञानी भी है। तो दैट्स ऑल आई थिंक।